जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त की स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 अगस्त से आगाज़ करूंगा आरएसएनपी फाउंडेशन का, आगाज़ करूंगा उस मूवमेंट का जो देश के लिए समर्पित है, जिसमें करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय, करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ, हमारे साथ एक साथ जन सैलाब आएगा। लेकिन ये सैलाब कानून के दायरे में, ये सैलाब देश के लिए, देशवासियों के लिए। आज हमारी 74वीं स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? मुझे तो ये लगता है कि 1947 के बाद बस ये एक पावर ट्रांसफर हुआ है। पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज के बाद एक कांग्रेस रेजिम आई और उस रेजिम के बाद एक दूसरी रेजिम है। क्या इसके लिए हमारे भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, अशफाक उल्ला खान ने, राजगुरु जी ने अपनी शहादत दी थी? अनगिनत करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी है भाई और बहनों। लेकिन आज का दिन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन के उपलक्ष्य का है कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले भाइयों और बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार। आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मैं तहे दिल से आभार दूंगा आपको। और बताना चाहूंगा एक बात के लिए कि भाइयों और बहनों, ये सफ़र जब शुरुआत की थी तो मालूम था कि रास्ते में बहुत परेशानी आएंगी और परेशानियां लगातार आ रही हैं। आज से मेरा आगाज़ शुरू, देश की यात्रा शुरू। तमाम राज्यों में आ रहा हूं और आप रोज़ मुझे राज्यों में देखते हुए चलेंगे। लेकिन देश में अगर मैं आ रहा हूं तो केवल इस बात के लिए आ रहा हूं कि जहां जहां लोगों के साथ अन्याय हुआ है वहां रेबल है, और वहां अकेला रेबल सदानंद पति नहीं है, वहां करोड़ों रेबल हैं। भाई और बहनों, आज बात करेंगे हमारे देश की स्थिति के ऊपर। आज हमारे देश में क्या दौर चल रहा है, बताना चाहूंगा मैं आपको कि आज हमारे देश में क्या दौर चल रहा है। हमारे देश में जो दौर चल रहा है भाइयों और बहनों, वो ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम क्या देख रहे हैं। कौमी अखंडता के ऊपर बात करेंगे, कौमी अखंडता के ऊपर बात करेंगे। सबसे पूर्णतः मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आज पूरे विश्व में भारत को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। इस गवर्नेंस की वजह से दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। मेरा पहला मुद्दा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपके ऊपर हमें बहुत भरोसा है। क्यों ना हम गाय को राष्ट्रीय सम्मान घोषित करें। आज तमाम हिंदू, तमाम मुसलमान, तमाम क्रिश्चियन, तमाम सिख समुदाय के, दलित समुदाय के जो लोग हैं, सब चाहते हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय सम्मान घोषित कर दें और जितने भी कत्ल खाने वो बंद हो। क्योंकि भारत जो है वो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है विश्व में। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गौ हत्या बैन करो, तो गौ हत्या अगर आपको बैन करनी है तो पहले आप बीफ इंडस्ट्री को बैन कीजिए। बड़े बड़े नेताओं की है ये बीफ इंडस्ट्री, मुझे कहने की जरूरत नहीं, गूगल करके देख लीजिएगा। लेकिन मरता कौन है? अखलाक जैसा एक साधारण व्यक्ति। लोग शक के दायरे में लोगों को मार देते हैं, गलत है। भाई और बहनों, मैं सभी समुदाय के लोगों से मिलता हूं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी का कहना है कि रेबल, आप माननीय प्रधानमंत्री से यह आग्रह करें कि गाय को राष्ट्रीय सम्मान डिक्लेयर कर दें और आप एक ही कानून पास करें कि राज्य में कहीं भी गौ हत्या बैन है। लेकिन इसके लिए आपको ये इंडस्ट्री बंद करनी होगी। इंडिया जो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, पहले इसे बंद कीजिए, ताकि गाय की वजह से, हमारे गौ माता की वजह से, एक बात है मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी इंसान की हत्या ना हो। हम मानव धर्म को लेकर चलेंगे। मैं किसी धर्म को प्रतीक नहीं मानता, मैं अपने राष्ट्रीयता के ऊपर गर्व महसूस करता हूं। मैं एक भारतीय हूं, भारतीय की तरह जीवित हूं और भारतीय की तरह इस शरीर को त्यागूंगा। भाई और बहनों, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी गवर्नेंस के ऊपर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम बागी क्यों हुए? माननीय मोदी जी, आपको हमने मौका दिया लगातार 2 बार, आप हमें निराश कर रहे हैं, सिवाय जुमले के कुछ भी नहीं बचा। आज देश हाशिए पे, लोगों पे नौकरी नहीं है, लोग अपने रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप रोजगार के मुद्दों को लेके अच्छी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बाकी सारे मुद्दों में आ रहे हैं, आप अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप इस मुद्दे को गौर कर रहे हैं कि देश का युवा सड़कों में क्राइम करता हुआ आ रहा है? क्यों कर रहा है? एमबीए बीटेक वाले लड़के 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं और फिर 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहां है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? कहां है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? कहां है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? क्या एक बार आप लोगों में पब्लिश करेंगे? आप बातें करते हैं 370 की, कितने कश्मीरी युवाओं को आपने अब तक रोजगार दिया, इसके बारे में बात कीजिए। और आपका एक एजेंडा था नारी सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपने नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है? भाइयों और बहनों, आप ये लगा लीजिए बीजेपी की जो एमपी हैं टोटल, वो 303 है।
और इसमें केवल 41 फीमेल एमपीज हैं बीजेपी के, 13.5%। आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपकी स्वयं की पार्टी में 13.5% सांसद हैं महिलाओं में। क्या ये उचित है? क्या आप ये हमारी नारी शक्ति के लिए सम्मान कर रहे हैं? अब एमएलएज की बात करें तो आप सोचिए 9% है, महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, और ये एडीआर की रिपोर्ट है। और सबसे मजे की बात, बीजेपी के जो नेताओं हैं इनमें 52 नेताओं के ऊपर सीरियस क्राइम है अगेंस्ट वुमेन। कुलदीप सेंगर जी तो एक छोटी सी मसला है। मेरे देश के प्यारे नागरिकों, आप इस बात को गौर से सुनिएगा, 52 लोगों के ऊपर सीरियस केसेस हैं बीजेपी के जो वर्तमान में एमएलए और एमपीज हैं वुमेन के अगेंस्ट, और हम नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हमारे देश के एक और व्यवस्था के ऊपर, जो कि अर्थव्यवस्था। आज हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है? आपके मैनिफेस्टो में इकोनॉमी नहीं था क्या? क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में इकोनॉमी नहीं थी? लोग कहते कि मैं कांग्रेस के ऊपर सवाल क्यों नहीं करता। बिल्कुल करता हूं, बिल्कुल करता हूं। आप मुझे एक बात बताएं, फिलहाल आप गवर्नेंस में हैं तो बातें तो आपसे ही करूंगा, प्रश्न तो आपसे ही पूछे जाएंगे, जज्बात आपसे, जज्बाती होकर हमने आपको वोट दिया था। मैं एक जज्बाती हूं और हर भारतीय जज्बाती होता है। हमने अपने परिवार के खिलाफ जाकर आपको वोट दिया, लगातार 2 बार वोट दिया। आपने लगातार हमारे विश्वास का हनन किया। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा था नया दौर आएगा, अच्छे दिन आएंगे। आप मुझे अच्छे दिन के बारे में एक परिभाषा दे दें। कहां कहां अच्छे दिन है? जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश है, क्या वहां क्राइम कम है? उत्तर प्रदेश नंबर 2 पोजीशन पे है। और आप क्या चाहते हैं? यहां तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अगर आपका मैनिफेस्टो केवल 370, राम मंदिर और केवल इन्हीं बातों पे, तो मैं ऐसे मैनिफेस्टो का स्वीकार करता हूं। मेरे लिए मेरे राष्ट्र के लोगों का डेवलपमेंट मेरा पहला मुद्दा होता है। मैं बागी हूं, कोई भी राजनीतिक संगठन कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। भाई और बहनों सब लिखते हैं, आज मैं खुल के बोलता हूं, हम निराश थे कांग्रेस के प्रदर्शन से, क्योंकि कांग्रेस तो एक परिवार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पता नहीं आप गांधी कैसे हो गए, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया। बताएं आप देश को आके। लेकिन मुझे एक बात आप बताएं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सोनिया गांधी, लगातार राहुल गांधी, आपके कांग्रेस में कैपेबल लोग नहीं है क्या? बीजेपी के मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न करना शुरू कीजिए अपने नेताओं से। और मैं आज आपको बीच ये आके बोलने वाला हूं, एक मुहिम छेड़ने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको बोल सकता हूं, देखिए मेरे मित्र आपको दिखाएंगे, पीछे लखनऊ का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। आप देखिए, आप देखिए जी। अफसर जरा मेरे यहां कन्वर्ट करेंगे। भाई और बहनों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आ रहा हूं कि मेरी बात सुनिए कि मैं किस तरह से अपने संगठन को आपको समर्पित करूंगा। 1300 आरटीआई मेरे तैयार हैं देश के विभिन्न एमएलए और एमपी के खिलाफ। आज से बिगुल बज रहा है, आज से बिगुल शुरू है। 1300 आरटीआई, जिन जिन एमएलए ने काम किया नहीं किया उसके पर्चे 1 महीने के अंदर पब्लिक करूंगा। माननीय योगीनाथ जी, आपने कई लोगों के पोस्टर छपवाए मुरादाबाद में, लखनऊ में, सुप्रीम कोर्ट ने इसका खंडन किया। लेकिन हम आरटीआई छपवाएंगे उन नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। इसी से आप जान लीजिए कि रेबल क्या है। मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता। इन आरटीआई के माध्यम से मेरे जितने भी करोड़ों साथी, आज 8 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे संगठन में जुड़ चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये आरटीआई 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर मुझे प्राप्त होंगे। हर गली, हर सड़क में आपके क्षेत्र में आऊंगा। और आज से शुरू है, घर नहीं बैठता, मैं घर नहीं बैठता। इसी आरटीआई को लेकर मैं आपके क्षेत्र में आऊंगा। जो विधायक काम नहीं करता, उस विधायक के सारे पर्चे खोलूंगा। और होमगार्ड यूनियन, जिनको आपने, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हमारी महिलाएं, हमारी वीरांगनाएं, जिनके ऊपर आप गौर नहीं करते, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन खत्म कर दिए। माननीय मोदी जी और योगी जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आप 5 साल के लिए विधायक होते हैं, जीवन भर का पेंशन लेते हैं, और जो लोग 40 साल देश को समर्पित करते हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? आपने उनके पेंशन बंद करवा दिए, उनका पेंशन फिर से शुरू कीजिए। उस पेंशन के सहारे उनका परिवार चलता है। दूसरी बात, ये देश अब दलित के नाम पे नहीं बटेगा, ये देश अब हिंदू और मुसलमान के नाम से नहीं बटेगा। इसलिए नहीं बटेगा कि ये देश अखंड है और अखंड ही रहेगा। इसे कोई भगवादारी, कोई हरा पहनने वाला आदमी हमें नहीं समझाएगा। हिंदुत्व एक महान धर्म है, इसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने समस्त सभ्यताओं को अपनाया। महात्मा बुद्ध,
जैनिज्म, सभी चीज़ों का आगाज किया। आप देखें हमारे देश की अखंडता के ऊपर, लेकिन नहीं, आप धर्म के ऊपर आते हैं। हम धर्म पे नहीं जाएंगे, हम कर्म पे जाएंगे, क्योंकि गीता में बोला गया कि कर्म ही पूजा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग ये भूले ना कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। मैं मानता हूं, मैं पूछता हूं। और महाभारत की रचना और सृष्टि वेद व्यास जी ने की थी। ये कौन है मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज मैं माननीय कांशीराम जी के स्मारक में खड़ा हूं, इको पार्क लखनऊ में। आपको मान्यवर कांशीराम जी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को मैं मानता हूं, अशफाक उल्लाह खान को मानता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानता हूं, सुखदेव को मानता हूं, राजगुरु को मानता हूं। ये रक्त है मेरे अंदर, मुझे नरम भी आता है, मुझे गर्म भी आता है। एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और एक प्रश्न है जो आरटीआई में दाखिल कर रहा हूं, कि केवल महात्मा गांधी जी की तस्वीर हमारे करेंसी में क्यों आती है? हमारे नोटों में भगत सिंह क्यों नहीं दिखते? हमारे देश के करेंसी में हम सुखदेव को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, अशफाक उल्लाह खान को क्यों नहीं देख पाते? आखिर क्यों नहीं देख पाते हम? मेरे साथी युवा जर्नलिस्ट मोहम्मद शकील साहब एशियन न्यूज़ एनसीआर के साथ जो बहुत ही बेबाकी के साथ मुझे कवर करते हैं, इन्होंने कई बार मुझसे पूछा कि रेबल आप ये बात पूछें कि महात्मा गांधी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का नाम हमारे करेंसी में क्यों नहीं आता? उनकी तस्वीर क्यों नहीं छपती? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर क्यों नहीं छपती? पहले आप कांग्रेस के ऊपर उल्हाना करते थे, अब तो आपकी सरकार है। क्या हमारे देश के बाकी जो देशभक्त हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, इनका अधिकार नहीं है? भाइयों और बहनों, ये देश अब मंदिर और मस्जिद नहीं मांगता। इस देश को विश्वविद्यालय चाहिए, इस देश को अब अस्पताल चाहिए, इस देश को वो विश्वविद्यालय चाहिए जहां करोड़ों बच्चे गरीब परिवारों के, मेरे जैसे मध्यम वर्ग के परिवारों के, दलित समुदाय के, हिंदू वर्ग के, सभी, चाहे ब्राह्मण और क्षत्रिय, सभी धनवान नहीं होते, उनके बच्चे पढ़ पाएं। और जो लोग हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं और मंदिर और मस्जिद जाने का रास्ता बताते हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। आप परिवारवाद की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के श्री राजनाथ सिंह के पुत्र भी पॉलिटिक्स में, क्या वो फौज में? क्या अमित शाह के पुत्र फौज में? क्या वो एयरफोर्स में? केवल मध्यम वर्ग और गरीब घर का बच्चा फौज में क्यों जाता है? आप जैसे लोगों के बच्चे क्यों नहीं जाते फौज में? एक बंदे का नाम बता दीजिए मुझे जो नेताओं के बच्चे कभी शहीद हुए फौज में जाके लड़ते हुए, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो। कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई रिकॉर्ड है क्या? कुर्बानी दे हम, टैक्स लो हमारी चमड़ी से, सताओगे हमें। कोरोना काल में 500 रुपए का, 1000 रुपए का चालान कर दिया, एक मास्क नहीं बांट पाए, आप अच्छे दिन लाएंगे? मोदी जी, लाखों करोड़ रेबल तैयार हैं। आज से यलगार शुरू है, युद्ध प्रारंभ है और प्रचंड वार होगा, और जवाब आपको बिहार से मिलेगा। बिहार के आवाम को मैं ये बात कहना चाहता हूं, रेबल सदानंद पति और मेरा फाउंडेशन, RSNP फाउंडेशन, बिहार में नई तब्दीली लेके आएंगे। उन चेहरों को लेके आएंगे जिनका क्रिमिनल का रिकॉर्ड ना हो। उन लोगों के लिए आएंगे जो क्राइम के बगैर आ रहे हैं पहली बार विधायक बनने, सांसद बनने, और जिनके साथ हम आएंगे उनका एफिडेविट साइन कराएंगे। क्या आप ये लिख के दें कि जिन मैनिफेस्टो पे आप आ रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, यहां आने के पश्चात आपको वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो उग्र प्रदर्शन भी होगा। नए नए लोगों को राजनीति में लाना है जिनका क्राइम रिकॉर्ड ना हो। आप सोचिए, 54 बीजेपी के विधायक और सांसदों पे सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आज 15 अगस्त है, क्या है स्वाधीनता, क्या है स्वतंत्रता? अगर हमारा राइट टू स्पीच आप छीन लें, आज जो कोई भी कुछ बोलता है आप उन्हें जेल में डाल देते हैं, उन्हें मौका तक नहीं देते आप एक बार के लिए कि वो अपने आप को क्लियर करें। क्या ये है आपका फ्रीडम? आप देश को संबोधित करते हैं लाल किले से, तमाम प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं, और जब बात आती है कि लाल किला किसने बनाया तो धार्मिक हो जाती है बातें। अगर आपको लाल किला पसंद नहीं है, आप भारत के लिए एक नया किला बना दें, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जब बना ना सको और इस्तेमाल उस जगह का करते हो तो उस जगह की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने सालों पूर्वक बनाया है वो हमारे लिए धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। आज भारत को ताजमहल से जाना जाता है,
7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जनरल नॉलेज, यूनिसेफ से लेकर हर कोई मानता है। लेकिन हम बोलते हैं कि उसे बनाया किसने? ना शाहजहां ने बनाया। शाहजहां कौन है? ना मुसलमान है, ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, हर दिल के जज्बातों में केवल इंसान होगा। ना झुका हूं ना झुकूंगा, ना रुका हूं ना रुकूंगा, मैं रेबल हूं, शहीद होना पसंद करूंगा, पर ए काफिर मैं तेरे आगे झुकूंगा नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। मेरे हाथों में कोई कागज नहीं है, कोई स्पीचेस नहीं लिख के लाता मैं। हर भारतीय के दिल में यही भावना है, जब भी वो बागी बनता है। चंद्रशेखर आजाद भी बागी थे, हम भी बागी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बागी थे। बगावत अंग्रेजों को खिलाफ करी उन्होंने, मुल्क को आजाद कराया। लेकिन क्या हम आजाद हो गए? आज भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमें रोज कत्लेआम मचाया जा रहा है। क्यों? झारखंड में तबरेज को केवल इसलिए मार दिया गया। मैं झारखंड से हूं, मेरी शहर की आबोहवा ऐसी नहीं थी, लेकिन सरकार आपकी थी, और उसी सरकार में तबरेज की हत्या हो जाती है। उनकी मिसेज प्रेग्नेंट थी, वो अपने बेटे या बेटी को देख भी ना पाए और संसार को छोड़ के चले गए। क्या गलती थी उनकी? अगर कानूनन उन्होंने कोई जुर्म किया तो कानून उन्हें सजा देगी। और वहीं कुलदीप सेंगर, बलात्कार के आरोपी, इतनी हत्या हो गई, आज जमानत पे हैं। क्या हम देश की न्याय प्रणाली को ऐसे देखेंगे? ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है जिनका हम पे भरोसा है। अगर वो कोर्ट ना हो तो शायद हम हाशिए पे हो। भाइयों और बहनों, तमाम कोशिशें की जा रही हैं मुझे जेल में अंदर डालने की, तमाम कोशिशें। कभी मेरे गाड़ी के नंबर फ्लैश हो जाते हैं, दिल्ली में आता हूं तो पुलिस आ जाती है। 19 तारीख को आरबीआई क्वार्टर के सामने पीएमसी खातेधारकों के लिए मैं प्रदर्शन कर रहा हूं नई दिल्ली में, और फिर मुंबई आ रहा हूं। मेरे साथी मनोज मक्कड़, मेरे साथी कृष्णा छिब्बर और तमाम लोग, अमरकांत जी मेरे साथ हैं। 19 तारीख को दोपहर 1:30 बजे हमारा प्रदर्शन होगा आरबीआई में। इतने खातेदार हैं, आप उनको पैसे नहीं लेने दे रहे हैं। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आज फोटोग्राफर की दुकानें बंद है, टैक्सी ड्राइवर के काम बंद है, रेस्टोरेंट उद्योग बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है, इन पे लाखों कर्मचारी हैं। इनका आपने क्या सोचा है? आपने 1,20,000 करोड़ का एक लॉलीपॉप दे दिया है। लॉलीपॉप, पूरे देश को लॉलीपॉप ही देते रहेंगे क्या? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मियां, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। आपकी फॉरेन पॉलिसी 2-2 हजार करोड़ आपने खर्च कर दिए विदेशी यात्रा में, और आज हमारे मुल्क का एक भी पड़ोसी हमारे साथ नहीं है, और हम साथ मांगते हैं अमेरिका का। भाइयों और बहनों, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, हर एक में लिखा है कि सबसे पहला साथी पड़ोसी होता है। अगर आपका पड़ोस आपके साथ है तो दुश्मन की खैर नहीं, और यहां तो पड़ोसियों से ही बैर है। भला हमारी किसकी खैर? हमारी खैर कौन लेगा? हमारी खैरियत कौन पूछेगा? भाई भाई में झगड़े हैं, हर घर में झगड़े हैं। महाभारत कैसे हुआ आपको पता है? आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, तमाम धर्मों में, हर धर्म में युद्ध हुआ है। पैगंबर मोहम्मद साहब को भी कितना कष्ट सहना पड़ा है, यीशु मसीह को कितना कष्ट सहना पड़ा है। अयोध्या में कैसे लोग अलग हुए, श्री राम क्यों वनवास में चले गए थे, और कौरव और पांडव क्यों लड़े, भाई भाइयों में भी लड़ाई हुआ है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हमारी शिक्षा प्रणाली क्या है? आज देश का युवा बेरोजगार है, लेकिन नए नए कॉलेज को मान्यताएं दे रही हैं। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से वादा करता हूं, आज से 1300 आरटीआई फाइल्ड हैं। हर जिले में आरटीआई के कॉपीज करोड़ों के तौर पे दीवारों में चस्पा करूंगा। हर एमएलए और विधायक की जो काम है, जिन्होंने काम नहीं किया, सांसद निधि का, विधायक निधि का गलत उपयोग किया, लोगों के बीच लाऊंगा। मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, लेकिन एक भी पॉलिटिशियन को चैन से बैठने नहीं दूंगा। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स का बंदा है, कतई भी नहीं। आजमा के देख लेना, हर आदमी केजरीवाल नहीं होता। मुझे कसमें खाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, मेरे वीर देश के सिपाहियों, आइए मेरे साथ, रेबल के साथ आइए। पूरे कोरोना काल में 15 लोगों से मिल चुका हूं मैं अब तक। कहां है कोरोना? यह झूठ फैलाया जा रहा है। सैनिटाइजेशन उद्योग को मतलब फलीभूत कर दिया गया। रेडी वाले लोग गरीबी हो गए। किसानों को कुछ नहीं देते आप, किसानों के नाम पे ढकोसला करते हैं। एक डॉक्टर 1000 रुपए ले लेता है विजिटिंग चार्ज, तब आप चुप रहते हैं। स्कूल वाले मनमानी तरीके से फीस बढ़ाते हैं, तब आपकी मोदी सरकार चुप रहती है। लेकिन किसान अपने मर्जी से अपना फसल नहीं बेच सकता, अपने टमाटर नहीं बेच सकता, पालक का साग नहीं बेच सकता, और आप कहते हैं जय जवान जय किसान। यह आपकी किसान की नीति? धिक्कार ऐसे नेतृत्व है
धिक्कार है। भारत का किसान आज सड़कों में। माननीय योगी जी, यूपी में सबसे ज्यादा बिजली का बिल है, किसानों को आपने क्या सब्सिडी दे दी? आइए, बीजेपी के तमाम अधिकारियों से मैं चैलेंज करता हूं, केंद्र की सरकार को चैलेंज करता हूं, रेबल सदानंद पति को किसी भी मंच पे बुला लाइए, मुद्दा आपका होगा। जनता फैसला किसके लिए करेगी? फैसला लोगों के बीच में आके देख लेते हैं, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, हम बागी हैं। हम देश के दिल में जो दर्द है ना, उस दर्द को उजागर करते हैं, और उस दर्द के लिए बागी बने। मेरे घर वालों को मालूम है, मेरी जेल यात्रा तय है। और आप किसको छोड़ते हैं? आपने विनय दुबे जी को गलत इंफॉर्मेशन में 15 दिन घुसा दिया। काफिल साहब आज भी जेल में। अखिल गोगोई जैसा किसानों के लिए संघर्ष करने वाला युवा नेता असम से आज हाशिए पे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अब अकेले नहीं है अखिल गोगोई, अब डॉक्टर कफील अकेले नहीं है, अब वो बहन अकेली नहीं है जो जेल में जेएनयू से। आपको जानकारी होगी, तमाम एक्टिविस्ट जो जेल में है, उसके लिए रेबल सदानंद पति निकल चुका है। मेरे साथ आइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, आधी रात याद कीजिए। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा मेरे राष्ट्र के बहनों से, मेरी प्यारी बहनों, हाथ में कलाई तैयार है, दिल में अरमान तैयार है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, आधी रात आवाज कीजिए, दोबारा कुलदीप सेंगर नहीं होने दूंगा। क्षमा प्रार्थी हूं, अगर इसके लिए फांसी पे चढ़ना हो फांसी पे चढ़ूंगा, लेकिन अब इस देश में लड़कियां सुरक्षित होंगी। वीडियो बनाइए युवकों का जो आपको तंग करते हैं, फोटो बनाइए, उनका नाम डिटेल भेजिए। हम रेबल्स आएंगे, हर पुलिस थाने में आएंगे, जो आपके एफआईआर नहीं लिखेंगे अपने प्राणों का आहुति दे देंगे, लेकिन बहनों का सर नहीं झुकने देंगे। इस देश में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुरुषों का जीने का हक नहीं है। धिक्कार है उस मर्दानगी पे जो औरतों के लिए खड़ा नहीं होता। धिक्कार है उस पार्टी पे जो अपने पार्टी के नेता को निलंबित करने में इतना समय लेती है। धिक्कार है बीजेपी पे, धिक्कार। कुलदीप सेंगर जैसे अमानवीय चेहरे को आपने इतना लंबा समय ले लिया, आज जमानत मिल जाती है, शर्म आनी चाहिए। भाइयों और बहनों, देश एक नए परिवर्तन का इंतजार कर रहा है। परिवर्तन बिहार से शुरू है। और मैं बहन फौजिया राणा, जो कि मुनव्वर राणा, मैं आज लखनऊ में हूं। मुनव्वर राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कल शाम को मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके आवास में था, बगैर कोई अपॉइंटमेंट के मैं आया। उन्होंने मुझे बेटे के तौर पे स्वीकार किया कि हम तुम्हारे वालिद की तरह हैं। बेहद उम्दा इंसान। हमेशा उनकी माँ की शायरी सब जानते हैं कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये लखनऊ का मिजाज है। लखनऊ मिजाजों का शहर, आतिथ्य का शहर, तहजीब का शहर। इसीलिए मैं यहाँ से अपना शुरुआत कर रहा हूँ। और मुझे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है भाइयों और बहनों कि इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? बीजेपी के मेरे प्यारे साथियों, जो इनकलाब इनकलाब आप करते आए हो गांधी परिवार के खिलाफ, भी अच्छा किया। कांग्रेस को हटाया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद है आपका। परिवार की जगह नहीं है राजनीति में। परिवार क्या होता है? देश पहले है, देश को परिवार मानिए। एक ही परिवार की माता बहनें सब पीएम सीएम टीएम नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी परिवार क्यों ना हो। यह इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी जी ने। उन्नाव से हसरत मोहानी जी। भाइयों और बहनों, अब हसरत साहब कौन है जरा पता कर लीजिएगा। इनकलाब का नारा तो आप लोग लगा लेते हो, लेकिन यह बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हो कि इनकलाब का नारा किसने लगाया। तैयार हो जाइए आरटीआई के लिए। आरटीआई का रिजल्ट आ रहा है। मैं जा रहा हूं अभी 19 तारीख को, मेरा इसी बुधवार को, इसी वेडनेसडे को पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए हमारा प्रदर्शन होगा। उन लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा जिनके अकाउंट सरकार में अपने पैसे लोग उन्हें निकाल नहीं पा रहे 1 साल से। फिर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मुंबई हेडक्वार्टर में कफील खान के लिए लड़ाई शुरू है। अखिल गोगोई को निकालूंगा। 5000 एक्टिविस्ट है और मेरा फाउंडेशन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन। आपकी मदद की मुझे जरूरत है, अकेला ये लड़ाई में नहीं कर सकता। हर तरह से जरूरत है, लोक बल से जरूरत है, सामाजिक तौर पे जरूरत है, आर्थिक तौर पे भी जरूरत है। मैं खुल के बोलता हूं, कैसे लड़ूंगा इस आईटी सेल से। ऐसे ऐसे कोरोना में थाली पीट दिए, कोरोना चला जाएगा,
जब 15,000 थे तो बीजेपी का शासन था। कमाल हो गया, आज 15 लाख है। कहाँ है आपका सुशासन? बिहार में सुशासन बाबू बैठे हैं, 70 घाट का पुल 15 दिन में बह जाता है। सुशासन बाबू कहाँ है आपका सुशासन? लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, बिहार में क्राइम थम नहीं रहा। और कितने साल चाहिए आपको? मन नहीं भरता क्या? त्याग पत्र दे दीजिए, वैसे भी आपका पद अब आपसे छीना जाएगा। छीन के हक लेंगे। बिहारियों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, रेबेल तैयार है। और मैं अब भी बिहार है, तब तो मैं आ रहा हूं 28 तारीख को बिहार। बहन फौजिया राणा, आप लड़ना चाहते हैं, लड़िए, आपका भाई आपके साथ है। आप दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका भाई आपके साथ है। किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं, लाखों करोड़ों लोग आपके साथ है बहन जी। आप जैसे लोगों के लिए हम तैयार हैं, और मैं हर उस व्यक्ति के लिए तैयार हूं, पूरे देश के लिए जो राजनीति में आना चाहते, केवल वो जिनका क्राइम का कोई रिकॉर्ड ना हो, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जिनका क्राइम से दूर दूर तक रिश्ता ना हो, ताकि देश स्वच्छता के ऊपर आए। मोदी जी, आपने स्वच्छ भारत तो बोल दिया, आपके 54 विधायक और एमपीज के ऊपर, औरतों के ऊपर सीरियस क्राइम के एलिगेशन है और मुकदमे चल रहे हैं। यह है आपका स्वच्छ भारत? कितने बलात्कार होंगे? बहनें क्यों नहीं निकलेंगी? बहनें रात के 2 बजे भी निकलेंगी, उनका हक है। यह है हमारा एजेंडा। बागी के तौर पे हम आपको झूठे वादे नहीं देंगे। आप मुझे बुलाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800092747। आप मुझे बुलाइए, जहां बुलाएंगे मैं तैयार हूं। मैं तो आ रहा हूं, मुझे लखनऊ बुलाएगा, मैं लखनऊ आ गया। मुझे बिहार बुलाएगा तो मैं बिहार आ गया। बहन फौजिया राणा ने बोला है, भाई आपको मैं भाई मानता हूं, आप आइए। फौजिया जी, मैं आ रहा हूं आपके लिए। और बिहार में जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से हैं, उन विधायकों की तो ऐसी की तैसी करेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे, इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। अब इन लोगों ने सोच रखा है कि इनकी बपौती है, पहले दादा बनेगा, फिर बेटा बनेगा, फिर पोता बनेगा। क्यों भाई? आसमानी कैंडिडेट उतारते हैं, सनी देओल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। आए हैं क्या लोगों के बीच? कभी आते हैं? देखा है कोरोना काल में, तुम्हारा बेटा आता है, तुम्हारा भाई आता है। 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूं अब तक। रोज बुलाओ, रोज आऊंगा। राजनीति नहीं करूंगा, गंदी राजनीति नहीं करने दूंगा। यह देश स्वच्छ था, आजाद नहीं हुए हम, अब इस गवर्नेंस से आजाद करेंगे। आइए मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करें, रेबेलियन में साथ दें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।